हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह सितंबर असाइनमेंट 2 कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान। तो दोस्तों, आपकी ये सोल्यूशन लेकर आए हैं, तो आप लोग यह क्वेश्चन देखिए। अमेरिका वर्चस्व से की राह में कौन कौन से विधान हैं? आपके अनुसार इसमें से कौन सा विधान आगामी दिनों में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा? तो दोस्तों, ये आपके आंसर है, तो आप लोग आंसर भी देख लीजिए। इतिहास बताता है कि साम्राज्य का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद अमेरिकी शक्ति की राह में 3 और अवरोध सामने आए हैं। अमेरिका की संस्थागत बनावट। पहला विधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंग हैं तथा तीनों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्तियों के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में 9/11 की आतंकवादी घटना के बाद विधान पालिका कांग्रेस ने राष्ट्रपति को आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने की स्वीकृति दी, परंतु अब यहाँ अमेरिका जनमत को देखते हुए कांग्रेस ने इराक युद्ध एवं उस पर आगे सैन्य खर्च को बढ़ाने के पक्ष में नहीं। इस बात से यह स्पष्ट है कि अमेरिका शासन का आंतरिक ढांचा अमेरिका राष्ट्रपति के निर्णय के रास्ते में एक विधान के रूप में कार्य करता है। जनमत अमेरिका वर्चस्व में दूसरी सबसे बड़ी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के पक्ष में है अमेरिका समाज, जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में संचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करे, लेकिन अमेरिका राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को लेकर गहरे संदेश का भाव भरा है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर निभाती है। जैसे अमेरिका इराक युद्ध और उसके बाद अमेरिका सैनिकों की निरंतर होती है मौतों के कारण वहाँ की जनता निरंतर इराक से अपनी फौजों को वापस बुलाने की मांग कर रही है, जिसका प्रभाव यह है कि अमेरिका प्रशासन की कठोर एवं निरंकुश सैन्य कार्रवाई जनमत को देखते हुए नियंत्रण किया हुआ है। नाटो अमेरिका ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है, और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अंटार्कटिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा, क्योंकि इन देशों में बाजार मुल्क अर्थव्यवस्था चलती है। इस कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथ देश उसके वर्चस्व पर कुछ अंकुश लगा सके। तो दोस्तों, आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। 11 सितंबर 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादी हमला क्यों हुआ? इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या थी? तो दोस्तों, आपके आंसर हैं। बिल क्लिंटन के राष्ट्रपति काल में अनेक सैन्य कार्रवाई हुई। एक बड़ी सैनिक 8/400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप नंबर 8/400 सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है। बस 5 सेकेंड में उस वीडियो का सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए तो देर किस बात की, अभी जाइए 8/400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कार्रवाई नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 हुए अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार कुछ मिसाइल से हमले किए।
अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने आए से सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानून में परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत भर थी। 2-11 के जवाब में अमेरिका ने भारी कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। यह पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत उसने अमेरिका हितों को लेकर कठोर ख्याल अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। तो अगला पॉइंट है आपका, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 शक था। इस अभियान में मुख्य निशान अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अलकायदा का अफसोस आदि सक्रिय हुए। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इस तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगह पर हमले हुए। इससे इनकी सक्रियता को बात स्पष्ट हो जाती है। अगला पॉइंट है, अमेरिका सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियों को अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खाने में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना खाता नामी में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों में ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा प्राप्त है और ना ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधियों तक कोई वादियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत के योगदान को लिखिए। तो उत्तर है, श्रीलंका की जनसंख्या का लगभग 18% भाग भारतीय मूल के तमिल है, जो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। श्रीलंका के स्वतंत्रता के बहुसंख्यक सहनशीलों ने धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य के निर्माण के प्रयास शुरू किए, जिसका स्वाभाविक रूप से तमिलों ने विरोध किया। श्रीलंका सरकार ने सहनशीलों को लिए नौकरी तथा शिक्षण संस्थाओं आदि में सुविधाओं की व्यवस्था की, जबकि तमिलों को इसमें बाधित रखा। सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव तथा उपेक्षा की नीति ने तमिल को संगठित किया। 1983 तमिल उग्रवादियों ने तमिल लिबरेशन टाइगर्स नामक संगठन बनाया। इस संगठन में हिंसात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी और सरकार से सीधे संघर्ष की ठान ली। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिल उग्रवादियों ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। धीरे धीरे श्रीलंका में जाति संघर्ष तेज होने लगा और विस्फोटक तथा व्यापक हत्याओं की जाने लगी। भारत और श्रीलंका में इस जाति संघर्ष के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। सितंबर 2002 में नरवों की मध्यस्थता से श्रीलंका में जाति संघर्ष समाप्त करने का प्रयास प्रारंभ किए गए। 2009 में श्रीलंका राष्ट्रपति राजपक्षे ने सैनिक कार्रवाई में लिप्टे के प्रमुख प्रभाकर के मारे जाने की घोषणा की। इसके श्रीलंका में 2 दशक से चला आ रहा खूनी संघर्ष समाप्त होने की आशा जागी। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन चौथा है, दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर आपका होगा, दक्षिण एशिया में विश्व की 21% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ विश्व की मात्र 3% भूमि है। इतना ही नहीं, दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से को लगभग 200 वर्षों तक औपनिवेशिक शोषण सहना पड़ा। इस कारण यहाँ सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन व्यापक स्तर की सामाजिक आर्थिक विषमता और इससे जुड़ी नीतिगत विसंगतियों को कारण इस चुनौती का सामना मजबूती से नहीं हो पाया। दक्षिण एशिया में गरीबी, भूख और कुपोषण समस्याएं बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता इन समस्याओं को दूर करने को मिलनी चाहिए, लेकिन तरह तरह के तनाव
आतंकवाद की घटनाओं और युद्ध की संभावना संपन्न होने के कारण जो वास्तविक लड़ाई भूख और गरीबी के विरुद्ध आगे बढ़नी चाहिए वह पीछे रह जाती है। दक्षिण एशिया मानव विकास रिपोर्ट ने इन देशों में हथियारों पर होने वाले खर्च और विकास कार्यों पर होने वाले खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया। इस आकलन के अनुसार कई बड़े और विध्वंसक हथियारों की कीमत में कई अहम बुनियादी ज़रूरतों पर होने वाला खर्च आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कीजिए जिससे हम कोई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।